Hello students. So in last lecture we started a new unit, that is genetics, in which we started first chapter of unit second, that is principles of inheritance and variation, in which we discuss about the basics of genetics, means what is heredity, what is variation, what is inheritance, and why George Greg Mendel is called as फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ जो बेसिक्स थे जेनेटिक्स के वो हमने क्लियर किए थे कि हमने देखा था कि कैसे उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ है। मीन्स जो पहले के जो लोग थे उनको ये तो पता था कि जो करेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, लेकिन उनको उसके पीछे रीजन क्या है, कौन से फैक्टर काम करते हैं, उन सब का नहीं पता था। डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरी थी वो दी गई थी जेनेटिक्स को लेके। ठीक है, हमने डार्विन की थ्योरी की बात की जिन्होंने पेनजेनेसिस की थ्योरी दी थी, पाइथागोरस की हमने बात की, उन्होंने वेपर थ्योरी दी थी। ठीक है, क्लियर है। फिर लास्ट में 1865 में मेंडल ने क्या किया था, अपना जो वर्क था पी प्लांट पे, पाइसम स्टाइवम पे, उसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, हाइब्रिडाइजेशन किया था, उसने उन्होंने पब्लिश किया। उनके उसका क्या नाम था, जो उन्होंने किस नाम से पब्लिश किया था, हाइब्रिडाइजेशन इन पी प्लांट। ठीक है, इस नाम से उन्होंने 1965 में वो पब्लिश किया था। फिर हमने ये भी रीजंस देखे कि उनका जो वर्क था उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया, और मेंडल की सक्सेस के क्या रीजन थे। और जो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट तो ऐसा था उसने भी पी बटर जो आपका पी का प्लांट है, जो गार्डन पी है, उसी पे एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसने एक साथ कई कैरेक्टर को स्टडी किया था। जबकि मेंडल की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि उसने एक बार में एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया था। ठीक है, जिससे क्या था कि जो एक्यूरेसी थी वो अच्छी थी, रिकॉर्ड रखना इजी था। ठीक है, मीन्स जो डाटा वो कलेक्ट कर रहा था उसको इंटरप्रेट करना इजी हो गया। ठीक है, क्लियर है। उसने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। मेंडल ने जो पी प्लांट के अंदर स्टडी के लिए जो कैरेक्टर चूज किए वो क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, मीन्स अगर हाइट उसने एक कैरेक्टर लिया तो हाइट या तो टॉल होगी या ड्वार्फ होगी। ठीक है, सीड शेप की या तो सीड शेप राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, मीन्स जो कैरेक्टर्स थे वो कॉन्ट्रास्टिंग थे। ठीक है, फिर सीड कलर येलो होगा या ग्रीन होगा। ठीक है, सीड कोट या तो ग्रीन है या वाइट है। फिर पोड शेप इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है। ठीक है, फिर पोड का कलर ग्रीन या येलो, फ्लोर की पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है। ये थे आपके 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था। ठीक है, क्लियर है। तो अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब टर्मिनोलॉजी को देखते हैं कि आप जब पढ़ोगे आगे तो इन टर्म्स का हम बार बार यूज करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, लॉज ऑफ मेंडल को समझने से पहले हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग सबसे पहले करते हैं जीन से। ठीक है, किससे? जीन से। जीन को मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर, क्योंकि मेंडल जिस टाइम काम कर रहा था उस टाइम जो जीन टर्म थी वो कोई नहीं हुई थी, जीन टर्म नहीं दी थी। ठीक है, मेंडल जो था वो जीन को ही क्या बोलता था, फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर और जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन द प्रोजेनी। कि जेनेटिक्स में जीन जो है वो बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की। कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर जाएंगे, जो इंफॉर्मेशन पास होती है वो किसकी फॉर्म में पास होती है, जीन की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है। क्या है कि जो आपका हेरिडिटी, जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग, वो किसके ऊपर बेस होता है, पूरा आपका जीन के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। तो जो टर्म जीन थी वो किसने दी थी, जॉनसन ने। ठीक है, टर्म जीन वाज कोइंड बाय जॉनसन। ये स्मॉलेस्ट हेरिडिटरी यूनिट है। ठीक है,
हेरिडिटी की स्मॉलेस्ट बेसिक और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? जीन। ठीक है, जीन है क्या? पार्ट ऑफ डीएनए हैविंग ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, ये कोई आपका, ठीक है, ये डीएनए है। ठीक है, इसका सपोज ये जो पोर्शन है इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है किसी करैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करने को। ठीक है, मींस ये जो डीएनए का पार्ट है ये रिस्पॉन्सिबल है आई कलर के लिए। ठीक है, मींस आई कलर क्या है? एक करैक्टर है, तो ये एक करैक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रीजन क्या कहलाएगा? ये एक जीन है। ठीक है, क्लियर है? तो पार्ट ऑफ डीएनए हैविंग ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड जीन। ठीक है, डीएनए का वो पार्ट जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है उसको हम क्या बोलेंगे? जीन। ठीक है, अब जीन किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक जीन के अंदर कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, मीन्स क्या होंगे? मेड अप ऑफ पॉली मीन्स मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो जीन है वो किससे बनती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, क्लियर है? फिर क्या है? हैव इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। किसकी? प्रोटीन की सिंथेसिस होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसलेशन। तो जीन के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इंफॉर्मेशन को किसमें, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटीन की उसमें वो एक्सप्रेस कर सकती है। ठीक है, प्रोटीन फिर करैक्टर को कंट्रोल करते हैं। जीन से क्या बनेगा? एक पर्टिकुलर प्रोटीन्स, मींस जीन अपने आप को ट्रांसलेट करेगी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन विच कंट्रोल्स द करैक्टर एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करैक्टर्स इन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, क्लियर है? फिर प्रेजेंट ऑन ए पर्टिकुलर लोकस ऑन द क्रोमोजोम। ठीक है, क्लियर है? कि लोकस क्या है? कि जहां पर जीन प्रेजेंट है, जीन की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? लोकस। ठीक है, क्रोमोजोम पर जीन कहां प्रेजेंट है मींस उसकी पोजीशन क्या है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? लोकस से। ठीक है, क्रोमोजोम क्या है? जब आपका डीएनए है, सपोज ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये जब कंडेंस हो जाता है, मींस कंडेंस हो जाएगा, क्रोमेटिड की फॉर्म में है अभी तो ये, फिर जब ये कंडेंस होगा तो ये ऐसी शेप ले लेता है। ठीक है, क्लियर है? ऐसी शेप ले लेगा। तो सपोज आपका ये जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कोई जीन है ए, ये कोई जीन है बी। ठीक है, तो ये जो डॉट है, ये जो पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे लोकस। ठीक है, मींस ए लोकस है, उस पर कौन सी? ए जीन है। ये जो लोकस है इस पर क्या जीन है? बी। तो लोकस डिनोट्स द पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन क्रोमोजोम। क्लियर है? फिर जो आपका जीन है वो लीनियरली अरेंज्ड होती है क्रोमोजोम के ऊपर। ठीक है, जीन जो होगी वो लीनियरली अरेंज्ड होगी, मींस ये आपका क्रोमोजोम है तो वो लीनियर पोजीशन पे होगी ऐसे। ठीक है, क्लियर है? तो जीन की जो पोजीशन होती है क्रोमोजोम पे वो लीनियर होती है। ये सारे एमसीक्यू हैं, जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं जीन के, ये सारे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, क्लियर है? बायोकेमिकल नेचर फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश्ड बाय एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्थी। ठीक है, जो बायोकेमिकल नेचर था जीन का वो सबसे पहले 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्थी, उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, क्लियर है? तो जीन को लेके कोई डाउट नहीं। जीन इज द स्मॉलेस्ट बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ करैक्टर इन द प्रोजेनी। प्रोजेनी में करैक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? जीन। ठीक है, लोकस क्या है? द पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोजोम। क्लियर है कि क्रोमोजोम पे जीन की लोकेशन क्या है? वो है लोकस। ठीक है, फिर बात करते हैं एलील की। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन फॉर कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर प्रेजेंट ऑन आइडेंटिकल लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, क्लियर है? ये क्या है कि एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है एलील। ठीक है, मींस भाई कोई करैक्टर है, हमने बोला हाइट। ठीक है, तो हाइट के लिए यहां पर कोई जीन है टॉल के लिए। ठीक है, मींस यहां पर कोई जीन है ए, ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, किसके लिए? टॉलनेस के लिए।
और ये जो दोनों क्रोमोसोम है ये क्या है, होमोलोगस। ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स इस जो जीन है आपकी टॉलनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, इसकी एक अल्टरनेट फॉर्म भी होगी जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ड्वार्फनेस के लिए। ठीक है, मीन्स एक जो जीन होगी हमेशा उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म होगी। भाई एक जीन है उसकी एक फॉर्म तो है, वो हाइट की टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आई कलर ले तो एक ब्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर अगर हम सीड की बात करें तो हमने बोला एक कोई जीन है ये राउंड सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो राउंड की एक अल्टरनेट फॉर्म भी होगी, वो क्या होगी, रिंकल्ड सीड। ठीक है, तो एलील क्या है, इसको एलील को एलिलोमॉर्फ भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग मींस अपोजिट। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जैसे हमने मेंडल ने जो 7 जो कैरेक्टर चूज किए थे वो क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, उसके अंदर क्या था, अगर हम दोबारा से टेबल देखें तो सपोज एक हाइट के लिए जीन है, तो टॉल होना एक जीन है, इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, शॉर्ट। राउंड है, इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होगी, रिंकल्ड। येलो है, इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होगी, ग्रीन। ठीक है, मींस हर एक जीन की एक अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, उसकी उस अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, एलील। ठीक है, क्या बोलेंगे, एलील। चाहे आप ये लगा लो कि ग्रीन की अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, येलो, और येलो की अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, ग्रीन। मींस एक जीन जो है वो दो एलील को के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ठीक है, एक होगा डोमिनेटिव, एक होगा रिसेसिव, वो हम आगे देखेंगे। मींस एक जीन है उसकी दो फॉर्म प्रेजेंट होगी और वो एक दूसरे की अल्टरनेट होंगी। ठीक है, और कॉन्ट्रास्टिंग होगी। क्लियर है, तो एलील समझ में आया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिनोटाइप। क्या है, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या होता है, भाई हमें कोई प्लांट दिखाई दिया, हमने ये कोई प्लांट था ये देखा और हमने बोला कि ये जो प्लांट है ये टॉल है। ठीक है, हमने क्या बोला कि ये जो प्लांट है ये टॉल है। अब हमने क्या देखा, हमने तो बाहर से ही देख के इसको ऐसे ही बोल दिया कि हमें दिखाई दिया कि इसकी जो हाइट है वो ज्यादा है, तो हमने बोल दिया ये टॉल है। ठीक है, इसके लीफ है वो ग्रीन है, तो हमें ये सब बाहर से दिख रहा है ना, तो वो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, भाई एक जीन है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल तो जीन ही है, लेकिन जीन दिखाई थोड़ी देती है। जीन तो क्या कहां पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगी तो वो क्या करेगी, उसकी मोर्फोलॉजी के थ्रू ही तो एक्सप्रेस होगा। मीन्स भाई जो आपका हाइट है वो टॉल है तो किसी जीन के कारण। ठीक है, क्लियर है। कलर है, किसी भी आई का कलर ले लो, ब्राउन है सपोज, तो है वो किसी जीन के कारण। लेकिन बाहर से हम थोड़ी बता सकते हैं, बाहर से तो जो हमें दिखेगा हम वो बताएंगे। तो फिनोटाइप क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस को बोलते हैं हम फिनोटाइप। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी आउटर अपीयरेंस को क्या बोलेंगे, उसका फिनोटाइप। ठीक है, और फिनोटाइप किससे डिस्कस मीन्स किससे उसका रिजल्ट होगा, वो उसका जो जीनोटाइप होगा वो डिसाइड करेगा कि उसका फिनोटाइप कैसा है। ठीक है, मीन्स जो आपका फिनोटाइप होगा वो जीनोटाइप का रिजल्ट होता है। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है वो देखते हैं। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप, कि जो आप ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मीन्स कि उसके अंदर जीन्स कैसी हैं, कौन सी जीन डोमिनेट कर रही है, कौन सी जीन रिसेसिव है, वो उसका जो जीनोटाइप है उसी से उसका फिनोटाइप डिसाइड होगा। ठीक, मैंने बोला ना कि जीन्स ही तो डिसाइड करेगी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका कलर कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी। ठीक है भाई, अगर प्लांट की बात करें तो उसका फ्लोर का कलर कैसा होगा, सीड की शेप कैसी होगी, वो सब डिसाइड कौन करता है, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। ठीक है, उसके अंदर कौन सी जीन्स है, उससे डिसाइड हो रहा है उसका फिनोटाइप। ठीक है,
तो जो फिनोटाइप है उसको कौन एक्सप्रेस करता है? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फिनोटाइप। किसी प्लांट की, किसी एनिमल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटर अपीयरेंस कैसी होगी, मीन्स उसका फिनोटाइप कैसा होगा, तो हम क्या बोलेंगे? वो किससे डिसाइड होगा? जीनोटाइप से। ठीक है, क्लियर है। फिर है फिनोटिपिक रेशो, द करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ फिनोटाइप इन पॉपुलेशन। वो क्या होगा? फिनोटिपिक रेशो। ठीक है भाई, हमारे पास 10 प्लांट है, ठीक है, तो हमें बाहर से देखने में 10 प्लांट में से 8 तो टॉल दिखाई दे रहे हैं और 2 हमें ड्वार्फ दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? 8:2 रेशो। तो ये क्या है? फिनोटिपिक रेशो, जिसमें हमें ये पता है, हमने बाहर से देख के बता दिया कि 8 जो प्लांट है वो तो उनकी हाइट तो है टॉल, और जो 2 प्लांट है उनकी हाइट है ड्वार्फ, मीन्स वो है छोटे। तो हमने ऊपर से देख के बता दिया, हमें नहीं पता उनके जीन्स के अंदर क्या है, कुछ है, हमने सिर्फ उसकी आउटर मॉर्फोलॉजी को देख के हमने ये बता दिया कि जो 8 प्लांट है उनकी हाइट टॉल है और 2 की ड्वार्फ है। तो वो होता है आपका फिनोटिपिक रेशो, द करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ फिनोटाइप इन पॉपुलेशन। ठीक है, हमने 10 प्लांट की पॉपुलेशन ली और उसका करेक्ट प्रपोर्शन बना दिया उसके फिनोटाइप के बेसिस पे, मीन्स उसकी आउटर अपीयरेंस पे। ठीक है, क्लियर है। फिर है जीनोटिपिक रेशो, द करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ जीनोटाइप इन पॉपुलेशन, कि जो ये 10 प्लांट टॉल है, सॉरी ये जो 10 प्लांट है, ठीक है, इसमें हम उनका जेनेटिक मेकअप जब देखेंगे तो हमें जो रेशो है वो अलग मिलेगा फिनोटाइप से। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी जीन्स है, कौन सी डोमिनेटिंग है, कौन सी होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। ये जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो में कैसे डिफरेंस आता है। ठीक है, फिर है होमोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या है? होमो का मतलब क्या है? एक, ठीक है, 1, जिसमें मीन्स एक ही तरह के, द इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल जीन्स इन एन एलेलिक पेयर ऑफ करेक्टर। ठीक है, हमें पता है कि जो जीन है, उस एलील है, उसका एक पेयर होता है। भाई हमने बोला टॉल प्लांट, ठीक है, ये प्लांट टॉल है, इसके गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो जब गैमेट्स टॉल है तो इसके पास एक पेयर प्रेजेंट होगा, तो वो तो या तो ये हो सकता है कि उसके पास जो जीन है, जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, या तो वो टीटी होगी, या वो स्मॉल टी होगी, या फिर ये हो सकता है कि एक स्मॉल टी हो, एक कैपिटल टी हो। ठीक है, क्लियर है। तभी तो देखो बेसिक से लेके चलते हैं कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, जो अगर हम ह्यूमंस की बात लें तो हमारी बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड है, 2n है, डिप्लॉइड है, 2n है, ये है मेल, ये है फीमेल। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है कि सपोज हम हाइट के कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं, तो हाइट का कैरेक्टर है, तो एक सेकेंड, यहां पे हमने लिया हाइट, ठीक है, तो हाइट के लिए इसके पास 2 होंगे, या तो ये इसके पास कैपिटल टी है, इसके पास स्मॉल टी है। ठीक है, क्लियर है। जब गैमेट्स बनेंगे तो एक गैमेट के अंदर क्या आती है? एक जीन आएगी। ठीक है, ये याद रखना, जब गैमेट्स बनते हैं तो डिप्लॉइड से क्या बनता है? हैप्लॉइड। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, तो क्या बनेगा? हैप्लॉइड। तो इससे एक गैमेट बना, यहां पर आ गया टी। ठीक है, क्लियर है। इससे एक गैमेट बना, यहां पर आ गया टी, स्मॉल टी है तो स्मॉल टी। ठीक है, क्लियर है। तो जब इनका फ्यूजन होगा, जब जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट में क्या होगा? एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। ठीक है, क्लियर है। वहीं अगर यहाँ इसके पास दोनों कैपिटल टी होते, इसके पास भी कैपिटल टी होते, तो जो गैमेट बनता कैपिटल टी बनता, इधर से कैपिटल टी बनता, और दोनों क्या होते? कैपिटल टी। ठीक है, क्लियर है। तो होमोजाइगस कंडीशन क्या है? या तो किसी ऑर्गेनिज्म के पास दोनों कैपिटल टी हो या दोनों स्मॉल टी हो। मीन्स स्मॉल टी का मतलब है कि यहां पर हम टॉलनेस का करेक्टर या हाइट का करेक्टर ले रहे हैं, जो स्मॉल टी होगा वो ड्वार्फ को डिनोट करता है, और जो कैपिटल टी होगा वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, क्लियर है। तो जो होमोजाइगस है, द इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम, या तो उसके पास कैपिटल टी मीन्स वो कोई भी हो सकता है करेक्टर, जरूरी नहीं कैपिटल टी मीन्स अगर हम सीड कलर ले रहे हैं तो सीड कलर है व्हाइट, अगर डोमिनेटिंग ग्रीन अगर डोमिनेटिंग है तो सपोज हम जी से ले रहे हैं तो या तो कैपिटल जी, स्मॉल जी और स्मॉल जी ऐसे होंगे। ठीक है, मीन्स उसके पास आइडेंटिकल होगा। ठीक है, आइडेंटिकल जीन्स इन एन एलिलिक पेयर ऑफ करेक्टर, कैपिटल टी स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट, तो जिसके पास डिफरेंट हो मीन्स एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा। ठीक है, ये है हेट्रोजाइगस, द इंडिविजुअल हैविंग एन आइडेंटिकल जीन्स इन एन अनआइडेंटिकल जीन्स इन ए एलिलिक पेयर ऑफ करेक्टर, जिसके पास अनआइडेंटिकल जीन हो, एक जीन का पेयर होगा उसमें जो जीन होंगी दो मीन्स दो एलील होंगी एक जीन की ही, तो वो जो दो एलील होंगी वो अगर डिफरेंट है मीन्स आइडेंटिकल नहीं है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है तो उसको बोलेंगे हम हेट्रोजाइगस। अगर वो क्या है कैपिटल टी है तो होमोजाइगस, स्मॉल टी है तो भी है होमोजाइगस। क्यों? क्योंकि दोनों सेम हो गई, स्मॉल टी कैपिटल टी, तो ये क्या है आपका होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, क्लियर है। फिर बात आती है डोमिनेंट जीन की, तो डोमिनेंट जीन क्या है? द जीन दैट एक्सप्रेसेस इट्स कैरेक्टर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, क्लियर है। मीन्स अगर हमने हाइट का कैरेक्टर लिया टॉलनेस, ठीक है, क्लियर है। फिर लिया हमने एक ड्वार्फ, हमने दो प्लांट लिए, ये है प्योर टॉल प्लांट, ये है प्योर ड्वार्फ प्लांट, दोनों की हमने क्रॉसिंग करा दी। ठीक है, तो दोनों की क्रॉसिंग कराई तो क्या बना? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, क्लियर है। तो जो टॉलनेस का करेक्टर है वो अपने आप को मींस जो डोमिनेंट जीन होगी वो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगी। अब आप बताओ, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो जो प्लांट होगा उसकी हाइट कैसी होगी? वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? ठीक है, क्योंकि एक जो जीन की फॉर्म है वो है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। ठीक है, जो ये कंडीशन है ये रिस्पॉन्सिबल होती है ड्वार्फ के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी टॉलनेस के लिए। ठीक है, और जब ये है होमोजाइगस कंडीशन, दोनों कैपिटल टी है, यहाँ है होमोजाइगस दोनों स्मॉल टी है, ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर जो होगा वो क्या होगा? जो प्लांट की हाइट होगी वो होगी टॉल। ठीक है, अब पूछोगे सर कि इसकी हाइट टॉल क्यों हुई? क्योंकि जो डोमिनेंट जो फॉर्म होती है जीन की वो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करती है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम डोमिनेंट जी। तो जीन मींस यहां पर जो टॉलनेस की जीन है जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट जीन है। ठीक है, क्यों? वो होमोजाइगस कंडीशन में तो एक्सप्रेस कर ही रही थी अपने आप को, मींस वहां कैपिटल टी होगा तो भी हाइट टॉल होगी, लेकिन जब कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो भी प्लांट की हाइट टॉल होगी। ठीक है, क्लियर है। तो जो कैपिटल टी है यहां पर वो है डोमिनेंट जीन, और जो जीन अपने आप को डोमिनेट करती है उसको हम शो करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, जो जीन डोमिनेटिव होती है उसको हम शो करेंगे कैपिटल लेटर से, और जो जीन रिसेसिव जीन होगी उसको हम शो करेंगे स्मॉल लेटर से। रिसेसिव जीन कौन सी है? स्मॉल टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकती है। मींस प्लांट की हाइट ड्वार्फ तभी होगी जब दोनों स्मॉल टी हो। ठीक है, क्लियर है। तो जो ड्वार्फनेस का जो करेक्टर है उसकी जो फॉर्म्स है वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएंगी जब वो किस में हो? होमोजाइगस कंडीशन में। मींस दोनों कैपिटल टी होंगे तो कौन सी जीन होगी आपकी? डोमिनेंट जीन। और हेट्रोजाइगस कंडीशन है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो भी अपने आप को ये टी एक्सप्रेस कर रही है तो ये कहलाएगी डोमिनेंट जीन, लेकिन ये अपने आप को इस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर रही। ठीक है, मींस हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ये स्मॉल टी है यहाँ पर ये रिसेसिव रहेगी, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई तो इसको बोलेंगे रिसेसिव जीन, जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस ना कर पाए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रिसेसिव जीन। ठीक है,
द जीन दैट फेल्स टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, ऐसी जीन जो अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर सकती हेटेरोजाइगस कंडीशन में, उसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव जीन। ठीक है, क्लियर है। फिर है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होगा, द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग टू पेरेंट दैट डिफर इन कैरेक्टर, दो प्लांट है उनके कैरेक्टर में डिफरेंस है, वो कैरेक्टर में डिफर करते हैं। ठीक है, तो हमने उनकी क्या करवा दी, क्रॉसिंग करवा दी। ठीक है, क्या करवा दिया हमने, क्रॉसिंग, इसका मेल पार्ट ले लिया, इसका फीमेल मीन्स इसका एग ले लिया, इसका पोलन ले लिया और दोनों का फर्टिलाइजेशन करवा दिया। तो ये जब जो प्लांट बनेगा ये प्लांट कहलाएगा हाइब्रिड प्लांट। ठीक है, क्लियर है। तो हाइब्रिड क्या है, द प्रोजेनी कौन सी है, ये ऑब्टेन हुई है। ये कैसे ऑब्टेन हुई, बाय क्रॉसिंग टू डिफरेंट या टू पेरेंट दैट डिफर इन कैरेक्टर्स। हम हाइब्रिड उसी कंडीशन में बनाते हैं जब जो पेरेंट है उनके कैरेक्टर में डिफरेंस हो, ताकि दोनों के जो कैरेक्टर है वो हाइब्रिड जो हम प्रोजेनी बना रहे हैं उसके अंदर आ जाए, मीन्स उसके अंदर कुछ नई वेराइटीज हो, तब हम उसको बोलते हैं कि ये हाइब्रिड है। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही है, हम इसको थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे ताकि एक एक चीज हमारी क्लियर रहे, जितना हो जाए उसको रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से हम क्रॉस बनाना सीखेंगे कि टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, जीन क्या है। ठीक है, जीन वो फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की जो एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वो किससे मिलके बनती है, पॉलीपेप्टाइड से। होती क्या है, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो पार्ट, वो सेगमेंट जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है उसको बोलते हैं जीन। और जिस पोजीशन पे क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं लोकस। ठीक है, और जीन की एक अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, अल्टरनेटिव मींस जीन अगर हाइट के लिए है तो एक तो जीन होगी जो टॉलनेस के रिस्पॉन्सिबल होगी, एक उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म होगी जो ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वो है एलील। ठीक है, फिर फिनोटाइपिक देखा हमने, फिनोटाइप क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटर अपीयरेंस। ठीक है, वो किससे डिसाइड होती है, जीनोटाइप से। जीनोटाइप क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके अंदर कैसी जीन्स है, कौन एक्सप्रेस कर रही है, कौन रिसेसिव है, कोई कौन डोमिनेंट है, वो सब क्या कहलाएगा, उसका जीनोटाइप। ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप कौन डिसाइड करता है, उसका जीनोटाइप। ठीक है, क्लियर है। लेकिन फिनोटाइप हम बाहर से देखकर बता सकते हैं, जीनोटाइप को हम नहीं बता सकते। ठीक है, क्लियर है। फिर वही है, अगर मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइप निकालते हैं पॉपुलेशन के अंदर तो वो कहलाएगा फिनोटिपिक रेशो। और अगर हम करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ जीनोटाइप निकालते हैं पॉपुलेशन के अंदर, ये बताते हैं कि इस प्लांट 10 प्लांट हमने लिए तो उसमें से 7 हेटेरोजाइगस है, 5 होमोजाइगस है, मींस ऐसे अगर हम बताते हैं तो हम कहेंगे कि हम उसका जीनोटिपिक रेशो बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर होमोजाइगस क्या है, जिसके पास एक जीन की जो 2 एलील्स है वो सेम हो, या तो उसके पास दोनों डोमिनेंट हो या दोनों रिसेसिव हो, मींस या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये है होमोजाइगस। ठीक है, क्लियर है। दूसरा है हेटेरोजाइगस, जिस पे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, क्लियर है। फिर अगर कोई फॉर्म एलील जीन अपने आप को डोमिनेंट कंडीशन में भी क्या कर रही है, एक्सप्रेस, और आप अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी क्या कर रही है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, तो उसको बोलेंगे डोमिनेंट जीन। और जो जीन अपने आप को इस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाती, उसको बोलते हैं रिसेसिव जीन। क्लियर है। तो आज के लिए इतना काफी है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दी टाइप्स ऑफ क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ मेंडल। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय।